तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है बैक बेंचर 49 चैनल में, जिसमें आज हम करेंगे रेलेवेंट टीपीसी प्री एग्ज़ाम का सेट नंबर 7 जो 4/1/2021 को शिफ्ट 1 में हुआ था। जिसका पहला क्वेश्चन है आपको, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। तो आपको हो जाएगा यकृत। यकृत जो है मानव शरीर के अंग में पित्त रस का उत्पादन करता है। और पित्त रस जो होता है वो कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है। जो क्या करता है, तो यह भोजन के अम्लीय भोजन जो होता है अम्लीय, उसको अम्लीय से क्षारीय बना देता है। और आंतरिक रस कैसा होता है पूछेगा, तो आंतरिक रस होता है आपका क्षारीय। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में ही होता है। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पूछेगा कि अग्नाशय से कितने प्रकार के एंजाइम निकलता है, तो अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। कौन कौन, तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। और बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती है, तो 0 और 1 होती है। और पूछेगा कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धतियाँ कैसी हैं, तो द्विआधारी संख्या होती है, और ऑक्टल संख्या होती है, और हेक्सा डेसिमल होती है। और इसमें अगर पूछेगा जो बाइनरी संख्या है 0 और 1, तो 0 का मतलब क्या होगा, तो 0 का मतलब ऑफ होगा और 1 का मतलब ऑन होगा। और इसी में पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किन संख्याओं का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में 0 और 1 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में गर्भ केसर कौन है। तो फूल में गर्भ केसर जो होता है आपका मादा प्रजनन अंग होता है। और जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों युग्म भाग लेते हैं उसे कैसा जनन कहते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और पूछेगा कि अलैंगिक जनन किस में होता है, तो जिसमें नर और मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं, कोई एक भाग लेगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आपको आ जाएगा बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और अनेक पौधे आते हैं। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जिस जैसे माता पिता रहते हैं, जस्ट उसके ही 2 कॉपी उसका बच्चा होता है। जैसे पेड़ पौधा, पेड़ ले लेंगे, तो आम का पेड़ रहेगा तो उसका जो बीज से बनेगा कोई पौधा, तो आम का ही बनेगा, ना कि दूसरे पौधा बनेगा। और इसी में देखेंगे एक कोशिकीय जीव में भी लैंगिक जनन होता है। और इसी में है ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है पूछेगा, तो आपको ईस्ट में अलैंगिक जनन और हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा। ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है और किसके द्वारा, तो मुकुलन द्वारा होता है। और पूछेगा कि अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो अमीबा में आपको द्विविखंडन द्वारा होता है। और इसी में पूछेगा कि शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन तथा खंडन तथा कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। मतलब शैवाल में विखंडन द्वारा भी होता है, खंडन द्वारा भी होता है, और कई प्रकार के विषाणुओं द्वारा भी होता है। और पुष्प का जनन अंग पूछेगा कौन कौन है, तो पुष्प का जनन अंग पुमंग और जयांग होता है, जिसमें जयांग जो है मादा जनन अंग है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स गोसलिंग ने किया था। जावा का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स गोसलिंग। और इन्होंने कब किया था, तो 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के जावा प्लेटफॉर्म का मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया था। और पूछेगा कि C++ क्या है, तो ये एक उच्च स्तरीय भाषा है जो जिसका विकास कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस ए जो है वो विषाणु के कारण होता है। और हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है पूछेगा, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। और बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग देखेंगे, तो बैक्टीरिया से होने वाला प्रमुख रोग आपको टाइफाइड बुखार हो जाएगा, हैजा, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया। और वायरस द्वारा होने वाला रोग देखेंगे तो खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स होता है। और कवक द्वारा पूछेगा कि कौन कौन रोग होता है, तो रिंग वर्म,
एथलीट फुट होता है। और प्रोटोजोआ द्वारा पूछेगा कि कौन कौन रोग होता है, तब मलेरिया होता है, काला जार होता है और निंद्रालु होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगता है, किसी एक शिफ्ट छोड़कर सब में रिपीट कर रहे हैं। तो तारापुर सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। और भारत में होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में यह 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। पूछेगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 10 अगस्त 1948 को होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। और पूछेगा कि परमाणु विभाग की स्थापना कब हुई, तो परमाणु विभाग 1954 में, मतलब 6 साल बाद हुआ था। अगर परमाणु ऊर्जा आयोग कहेगा तो 48 में, और विभाग कहेगा तो 54 में हो जाएगा। प्रमुख परमाणु विद्युत गिरी और कहाँ स्थिति है देखेंगे। तो तारापुर परमाणु विद्युत गिरी महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान, नरौरा बुलंदशहर यूपी, काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गिरी सूरत गुजरात में, कायगा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है, तो आपको ये कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, धातुओं के पतले तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, तो आपको तन्यता हो जाएगा। धातुओं के पतले तार के रूप में ढालना क्या कहलाता है, तो तन्यता। अगर कहेगा कि पतले चादर के रूप में ढालने को क्या कहते हैं, तो आपको हो जाएगा अधात बंधनीयता। अगर तार के रूप में पूछेगा तो तन्यता, और चादर के रूप में पूछेगा तो आपको आघात बंधनीयता हो जाएगा। अब पूछेगा कि सबसे अधिक आघातबद्ध और तन्य कौन है, तो आपको सोना होगा। और सोना सबसे अक्रियाशील धातु भी है। और चांदी जो है विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है। और चालकता के आधार पर क्रम पूछ लेंगे तो सबसे अधिक चांदी होता है, उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछेगा तो आपको हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट देखेंगे, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था, तो इनसेट 1B को आपको 1983 में शुरू किया गया था। और इनसेट 1B एक भारतीय संचार उपग्रह था। यह स्वदेश तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। और भारत में पूछेगा, भारत का जो मंगलयान है वो कब प्रक्षेपित हुआ था, तो हुआ था आपको 5 नवंबर 2013 को। और किस यान से पूछेगा, तब PSLV C-25 से। और पूछेगा कि चंद्रयान फर्स्ट जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तब 22 अक्टूबर 2008 को। और किस यान से लॉन्च हुआ था, तब PSLV VXL C-11 से हुआ था। और चंद्रयान सेकंड पूछेगा कब हुआ था, तब 22 जुलाई 2023 को GSLV MK3 द्वारा। और थर्ड जो अभी हाल ही में हुआ है, जस्ट 2 का चंद्रयान 2 का 2 कॉपी है थर्ड, तो ये कब हुआ, तो 14 जुलाई 2023 को। यह किस रॉकेट से, तो LVM-3M4 से लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है, तो आपको हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स से। और भौतिकी विज्ञान इसी में देखेंगे, भौतिकी विज्ञान की ऊष्मागतिकी शाखा से ताप और ऊष्मा तथा इनके मध्य ऊर्जा और कार्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ताप और ऊष्मा और इनके मध्य ऊर्जा और कार्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और प्रकाशिकी कहेगा इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तब प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। और खगोल भौतिकी में पूछेगा किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों की रचना एवं उनके भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है, तो मानव शरीर का पीएच रेंज 7.35 से 7.45 होता है। और नींबू, और इसी में पूछेगा कि नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4, और सिरका का 2.4 से 3.4, और शराब का 2.8 से 3.8 तक। और टमाटर का पूछेगा तो 4 से 4.4, और मानव मूत्र का 5.5 से 7.5 है। मानव लार का कहेगा तो 6.5 से 7.5 होगा।
और मानव रक्त का पूछेगा तो 7.3 से 7.5 हो जाएगा। मतलब मानव रक्त जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और जो 7 से कम होता है उसको अम्लीय कहते हैं, और जो जिसका pH 7 होता है वो उदासीन होता है, और जो 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट देंगे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आपको सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने वाला पूछेगा राज्य कौन कौन है, तो इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है, जिसमें सर्वाधिक लाभ राजस्थान को होता है। और नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर है पूछेगा, तो ये नर्मदा नदी पर है। और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात है। और नर्मदा नदी पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और पूछेगा कि नर्मदा नदी को किस राज्य का जीवन रेखा बोला जाता है, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा बोला जाता है। अब पूछेगा कि बगलिहार प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो बगलिहार प्रोजेक्ट आपको चिनाब नदी पर है। और तुलबुल परियोजना पूछेगा किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना ये आपको झेलम नदी पर है। और किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और नेक्स्ट इसी में पूछेगा कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो परियोजना है वह किस नदी पर है, तो यह चंबल नदी पर है और राजस्थान में है। अगर गांधी सागर पूछेगा तो ये भी चंबल नदी पर ही है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी में नेक्स्ट पूछेगा कि कोल डैम जो परियोजना है यह किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। और यह किस राज्य में है, तो यह आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आपको हो जाएगा दामोदर घाटी निगम हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई, तो आपको 1948 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो यूआरएल का पूर्ण रूप आपको हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। और गूगल क्रोम जो होता है वो महत्तम कितने MB का पूछेगा कि यूआरएल बनाने को अनुमति देता है, तो 2 MB का। और इसी में और फुल फॉर्म देख लेंगे। पूछेगा कि RLSI का फुल फॉर्म, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। और UPC का फुल फॉर्म यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। और UPS का पूछेगा तो यूनिट्रप्टेड पावर सप्लाई होता है। और USB का पूछेगा तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, तब भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ। और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में पूछेगा कि क्या है, तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित नियम है। इसमें बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि 24 अप्रैल 1973 से पूर्व इसमें जो 284 विषय जोड़ा गया है उस विषय पर कोई बात नहीं किया जा सकता, लेकिन 1973 के बाद जो विषय जुड़ा है उस पर बात किया जा सकता है। मतलब 9वीं अनुसूची के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो नव कलेवर उत्सव आपको उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नव कलेवर उत्सव उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ जो मंदिर है जगन्नाथ भगवान का, यह उनका प्राचीन उत्सव है। इसमें क्या होता है, तो नव कलेवर उत्सव में भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा और उनकी सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। और इसी में है कि ये मूर्तियां एक विशेष प्रकार की किस लकड़ी से बनी होती है, तो यह नीम की लकड़ी की बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो दारू ब्राहा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो गोदावरी नदी का उद्गम आपको महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकर गांव के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, तब ब्रह्मगिरी पहाड़ी से महाराष्ट्र के नासिक जो है, नासिक के त्र्यंबकर गांव में
जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई पूछेगा तो आपको इसकी लंबाई हो जाएगा 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और जो भारत की दूसरी सबसे लंबी भी नदी है। और गोदावरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तब वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन है? तब पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, सबरी, पूर्णा, प्रवदा, वर्धा। ये आप याद रखेंगे, पूछता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और बंदर पूछेगा कि बंदर पूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित जमुनोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? तो जमुना नदी निकलती है। और जमुना नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है पूछेगा, तो ये आपको हो जाएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो आपको पीछे बताया 11 नंबर क्वेश्चन में, और इसमें आ गया वहीं उसका। तो गांधी सागर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और इस बांध का निर्माण कब हुआ था? तो 1954 में प्रारंभ हुआ और 1960 में बनकर तैयार हुआ था। और रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पर। और जवाहर सागर बांध जो है चंबल नदी पर कोटा में है। जवाहर सागर कोटा में है चंबल नदी पर, और राणा प्रताप सागर रावत भाटा में ही चंबल नदी पर है। भारत की सबसे ऊंचा बांध पूछेगा कौन है? तो टिहरी बांध है जो 261 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, पूछेगा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक जो अशोक थे वही किए थे। और सांची पूछेगा कि आपको कहाँ है? तो सांची मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। और सांची का स्तूप जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और यह कब निर्माण हुआ था? तो यह आपको शुंग काल में ही निर्माण हुआ था। और बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने कितनी स्तूप बनाए हैं? तो 84,000 स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया स्मारक है। और पूछेगा कि पाटलिपुत्र में राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजप्रसाद जो था लकड़ी का भवन था। इसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था। और चाणक्य का वास्तविक नाम पूछेगा क्या था? तो विष्णुगुप्त, और इनका गोत्र था कौटिल्य। पोखरण नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? तो आपको हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति हो जाएगा इसका। पोखरण परमाणु 2 का कोड क्या होगा? तो ऑपरेशन शक्ति। और यह कब हुआ था? तो 11 मई, इसमें 2 गो हुआ था परीक्षण। तो एक होता है 11 मई, एक 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और इसका कोड नेम क्या था? तो स्माइलिंग नहीं, इसका था शक्ति था। और जो प्रथम हुआ था 18 मई 1974 में, उसका कोड क्या था? तो आपको स्माइलिंग बुद्धा था। और 1974 में परमाणु परीक्षण में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम ईंधन का प्रयोग किया गया था। और पूछेगा कि पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंड में किया गया था और किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा, जुलाई 1945 में। और पूछेगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कब सम्राट बना? तो अकबर आपको 1556 ईस्वी में सम्राट बना। अकबर का शासनकाल कब से कब था? तो 14 फरवरी 1956 से 25 अक्टूबर 1605 तक। अकबर का पूछेगा कि राज्याभिषेक कब कहाँ हुआ था? तो 14 फरवरी 1956 को पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में हुआ था। और उसकी मृत्यु का कैसे हुई थी? तो पेचिश रोग के कारण मृत्यु हुई थी 1605 में 25 अक्टूबर को। और पूछेगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के शासक जो थे बिरसाल के महल में हुआ था, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। कब इसका जन्म हुआ था? तो अकबर का
15 अक्टूबर 1942 को हुआ था। और भारत के इतिहास में अशोक और अकबर के महान शासक कहा गया है। भारतीय इतिहास में अशोक और अकबर को महान शासक बतलाया गया है। और अकबर ने दास प्रथा को समाप्ति कब किया था? तो 1562 में। और पूछेगा कि तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया अकबर? तो 63 में। और जजिया कर की समाप्ति आपको 1564 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा क्या था? तो ये एक चित्रकार थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1948 को किलीमानूर गांव में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1906 को। नेक्स्ट देखेंगे 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 को दबाया था। और 1857 के विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से। और 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857 से मेरठ से। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अपने अफसरों पर गोली चलाया। विद्रोह सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता मान लिया था। और इसी में पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में जो सेनापति कौन था? तो जनरल बख्त खां था। और 1857 के सैनिक विद्रोह मुख्यतः कहाँ हुआ था? तो यूपी, बिहार, दिल्ली और हरियाणा के आसपास तक ही सीमित था। और भारत शासन अधिनियम, और यह पूछेगा कि इसका समापन, सैनिक विद्रोह का समापन किसके तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1 नवंबर 1958 को हुआ था। और 1857 के सैनिक विद्रोह के शहीद होने वाले सेनानायक कौन थे? तो आपको तात्या टोपे थे। और पूछेगा कि तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था और कहाँ दिया गया था? तो मध्य प्रदेश शिवपुरी जेल में 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दी गई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम जो है आपको अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। और आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित है? तो अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुआ। और आरटीआई से क्या होता है? तो लोकतंत्र जो होता है देश, वो मजबूत होता है। इसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है। और आरटीआई की जो धारा 13 है, इसमें क्या कहता है? तो सूचना आयुक्त एवं उनके सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है धारा 13 में। और आरटीआई के द्वारा आप किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो आपको सीमेंट में चूने का पत्थर का उपयोग किया जाता है। पूछेगा कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या क्या है? तो सीमेंट का मुख्य घटक आपको हो जाएगा लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, एल्यूमिना Al2O3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 हो जाएगा। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका जो इसमें सीमेंट का मुख्य घटक नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन जो होता है वो CaSO4 होता है। और सीमेंट में जिप्सम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जमने की दर को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और पूछेगा कि सीमेंट में जमने की दर को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का। और जमने की दर को धीमा करने के लिए जिप्सम का, और जल्दी जमने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और सीमेंट का जमना जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो मलाला यूसुफजई है, यह पाकिस्तान की है। मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल वर्ष 2014 में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी जो है वो भारत के हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की महिला सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार के प्रबल समर्थक हैं। और इनका जन्म कब हुआ? तब 12 जुलाई 1997 को हुआ था।
और 2013 में इन्हें बाल शांति पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई को। और 2013 में ही साखारोव पुरस्कार, जो मैक्सिको का सम्मान है, वो मिला था। और संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार भी मानवाधिकार सम्मान भी प्राप्त हुआ है 2013 में। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो वह कहाँ फहराया गया था? तो आपको कोलकाता में फहराया गया था। और कोलकाता में कहाँ फहराया गया था? तो कोलकाता में आपको यह गैर आधिकारिक ध्वज पहला राष्ट्रीय ध्वज था, जो 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। पूछेगा कि इसका रंग कैसा कैसा था? तो लाल, पीला और हरे की क्षैतिज पट्टियों का बनाया गया था। और पूछेगा कि मैडम भिखारी कामा जो थे वो कहाँ झंडा फहराए थे? तो 1907 में उन्होंने स्टुटगार्ट में फहराया था। और यह झंडा 7 तारे वाले सप्तऋषि तारे थे। और पूछेगा कि होम रूल आंदोलन के दौरान झंडा किसने फहराया था? तो 1917 में एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने फहराया था। और भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तब 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय आपको हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाएगा। यह इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 1862 में स्थापित हुआ था। उस वक्त 3 जगह स्थापित हुआ था। कहाँ कहाँ? तो कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। और आपको कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। और जो कोलकाता में स्थापित उच्च न्यायालय था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई। और इसके अब पूछेगा कि प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो एलिजाह एम्पे थे। और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछेगा तो यह आपको हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। अक्टूबर 1937 में भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 1937 में। पूछेगा कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपको हो जाएगा 25। और पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत 2 या अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 231 के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो आपको हो जाएगा 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ हुआ था? 1924 में। तो कानपुर हुआ था। और इसके स्थापना के समय कौन कौन थे सदस्य? तो सचिंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, जदू गोपाल मुखर्जी थे। पूछेगा कि पूछेगा कि HRA की ओर से 1 जनवरी 1925 को द रिवोल्यूशनरी नाम का इतिहास छापा गया था। पूछेगा कि काकोरी जो कांड हुआ था वो कब घटित हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसके प्रमुख कौन कौन थे? तो इसमें काकोरी कांड में थे आपको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी थे, जिनमें इन सबको फांसी दी गई थी। और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा बंदी जीवन पुस्तक की रचना किया गया है, जिसमें क्या है? तो बंदी जीवन में आपको क्रांतिकारियों का बाइबिल और गीता बन गया। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि पर था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। जो पूछेगा कि यह किस मॉडल पर था? तो हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और यह इसकी जो लक्ष्य था उससे अधिक इसमें सफलता मिली थी। और नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी पूछेगा? तो 1928 में। और सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो रूस में इसका शुरुआत हुआ था। और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। और 1966 से और जो 1969 का काल था वह एक वर्ष के 3 एक वर्षीय योजना अवकाश था। और
जनता दल सरकार द्वारा अनवरत योजना कब शुरू हुआ था? तो अनवरत योजना की शुरुआत 1978 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी है। तमस के लेखक कौन है? तो आपको भीष्म साहनी जी हैं। और इसमें इनका उपन्यास का संबंध किससे है? तो भारत के विभाजन से है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आपको अस्थायी 10 सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूछेगा कुल कितने सदस्य हैं? तब 15 हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी कौन कौन है? तो यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन है। जो ये 5 अस्थायी है ये हमेशा रहते हैं, कभी नहीं बदलते। और जो 10 अस्थायी है वो चेंज होते रहते हैं 2 साल पर। और भारत भारत संयुक्त राष्ट्र का अभी वर्तमान में अभी तक मतलब कितनी बार अस्थायी सदस्य बना है? तो 8 बार बन गया है। और 8वीं बार भारत बना था कब? तो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक इसका सदस्य बना था 2 साल के लिए। और सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? तो विश्व का पुलिस मैन कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। कब आया था? तब 8 नवंबर। और इसका गठन कब किया गया था? तो 8 नवंबर 1927 को गठन किया गया था और 1928 में भारत में आया था। और भारतीय वैधानिक आयोग का गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। पूछेगा कि भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में? तो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में हुआ था। और सर जॉन साइमन जो थे लिबरल पार्टी के नेता थे। और इसमें जो साइमन कमीशन था इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, जिस कारण इसका भारतीय द्वारा जोरदार विरोध हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हो गए, जिस कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और साइमन कमीशन और बटलर आयोग की रिपोर्ट पर तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पूछेगा कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ वो किसके रिपोर्ट पर हुआ था? तो साइमन कमीशन और बटलर आयोग के रिपोर्ट पर। नेक्स्ट, भारत भारत के कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको हो जाएगा इसमें उड़ीसा राज्य जो है भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो 1/2 भाग उत्पादन करता है। उड़ीसा में कहाँ कहाँ होता है? तो कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर में। और भारत में जो बक्साइट का बृहद भंडार है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। और बक्साइट किसका अयस्क है? तो ये आपको एल्युमिनियम का अयस्क है। और यह किस चट्टान में पाया जाता है? तो टर्शियरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। अब विश्व में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक पूछेगा तो आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? तो ओलंपिक में भारत 1900 में भाग लिया था। और पूछेगा कि आधुनिक तरह से प्रथम ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? तो 1896 एथेंस में हुआ था। और भारत सर्वप्रथम 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, भाग लिया था 1900 में। 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत सर्वप्रथम 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और अभी जो हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें भारत कितना पदक जीता? तो 7 पदक, जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य था, जिसमें गोल्ड नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में भारत का जो पूछेगा कि क्रम कितना था? तो आपको 48वां हो जाएगा। और जो टॉप पर था वो कौन था? तो यूएसए था, जिसने 113 पदक जीते थे। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था। और इसमें चीन जो था वो दूसरे स्थान पर था 88 पदक के साथ। और जो पूछेगा कि नेक्स्ट जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ होगा? तो उसका जो आयोजन है आपको 2024 में होगा। कब, कहाँ पर? तो पेरिस, फ्रांस में होगा। ठीक है दोस्तों, आपका खुद क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेट जो है
अगले स्लाइड में आएगा। वीडियो देखते रहिए, कुछ कमी होगा तो कमेंट करते रहिए, हम सुधारते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।